नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। बात करेंगे देश की हर खबर की, लेकिन सबसे पहले बात आज की एक सबसे बड़ी खबर की, जिस तरह महाराष्ट्र में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। उस बीच खबर यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। कल रात 8 बजे से जरूरी नियम लागू होंगे, कल रात 8 बजे से कर्फ्यू लागू होगा। कल से महाराष्ट्र में धारा 144 लगाई जा रही है। महाराष्ट्र में दवा की दुकानें खुली रहेंगी। महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियां लागू की जा रही हैं। पेट्रोल पंप जरूर खुले रहेंगे, लेकिन लोग बेवजह घर से बाहर ना निकले। बड़ी खबर यह है कि लोग बेवजह घर से बाहर ना निकले। होटल और टेक अवे और होम डिलीवरी होती रहेंगी। लोकल बस और सेवाएं बंद नहीं होंगी। जरूरी कार्यों के लिए अगर निकले तो उसके लिए जरूर ये सेवाएं चालू रहेंगी। सुनिए जरा। धान्याची व्यवस्था आपण करतो आहोत आणि याच्यामध्ये नोंद केलेले जे आपल्याकडे लाभार्थी आहेत त्यांची संख्या साधारणतः 7 कोटी आहेत। म्हणजे 7 कोटी जे आपले नागरिक आहेत ह्या वर्गात मोडणारे त्यांना आपण पुढच्या महिन्यामध्ये म्हणजे आजपासून जेव्हापासून ही बंधन उद्यापासून सुरू होतील 1 महिना कल रात 8 बजे से पूरे महाराष्ट्र में 3 किलो गहू आणि 2 धारा 144 लागू कर दी जाएगी। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, होम डिलीवरी होती रहेगी, दवा की दुकानें खुली रहेंगी। स्ट्रीट वेंडर्स सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, यानी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं सड़कों पर रेहड़ी पटरी वाले जो हैं वो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक उन्हें इजाजत दी जाएगी। काय करायचं तर होटल्स और रेस्टोरेंट को सिर्फ टेक अवे यानी लेकर जाने की इजाजत होगी। खाना खड़े होकर खाने की इजाजत नहीं होगी। गलियों और सड़कों पर जो जरूरी चीजें हैं दुकानें वो खुली रहेंगी। शिवभोजन योजना जी आहे ही जी थाळी आहे ती 10 रुपयाची थाळी आपण 5 रुपयात केली होती। आता पुढचा 1 महिना शिवभोजन आपण मोफत देणार आहोत। 2 लाख थाळ्या जवळपास आपण रोज देतो। ह्या 2 लाख थाळ्या म्हणजे हे शिवभोजन आपण हे मोफत देणार आहोत गोरगरिबांसाठी। म्हणजे सांगतात ना की तुम्ही लॉकडाउन करताय पण रोजी रोटीचं काय। अब राज्य को संबोधित कर रहे हैं, वहीं पर साफ तौर पर ये कहा गया है कि अब पूरे राज्य में जहां पर सेक्शन 144 लागू की गई है वहीं पर अब लोगों को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस की गई है। देखिए आपलं सरकार एक तरफ जहां पर गरीबों के लिए जहां ऐलान किया गया है कि जो शिव भोजन जो है, शिव भोजन थाली जो है वो लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। आशीर्वादाने भार सोसणार आणि सोसायला ते समर्थ आहे। देखिए सवाल जहां तक उठाए जा रहे थे कि एक तरफ जो रोजी रोटी जो है संजय गांधी निराधार योजना वो लोगों की क्या की जाएगी, क्योंकि अगर एक तरफ व्यवस्था को बंद की जाएगी लेकिन इस समय लोगों को किस तरीके से खाने दी जाएंगे। वहीं पर अब खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि गरीबों के लिए मुफ्त धान्य जो है वो दिए जाएंगे। वहीं पर 3 किलो 1000 रुपये आर्थिक सहाय्य आपण आगाऊ देतो आहोत, म्हणजे आधी देतो आहोत। भोजन स्कीम महाराष्ट्र सरकार की जो है वो मुफ्त दी जाएगी। बड़ी खबर ये, भोजन स्कीम जो है वो फ्री दी जाएगी, लोगों को खाना मुहैया कराया जा सके। दारिद्र्य रेषेखालील रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट से आप खाना ले जा सकते हैं। कार्ड धारकों को 3 महीने तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। जो कार्ड धारक हैं भोजन स्कीम के तहत, आपण 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ ही योजना जाहीर केली। शिवभोजन आपण घी से जुड़ी जो योजना है वो त्याच्यानंतर आता आगे जारी रहेगी। त्याच्यात जो 1000 रुपयांचा जो देणं असतं आपण ते आगाऊ देतो आहोत आणि त्याच्यात 35 लाख लोक आपण त्यांना एक नाही म्हटलं तरी आधार देतो आहोत। जो 1000 रुपए दिए जाते हैं प्रतिमा वो उसी तरह से जारी रहेंगे। जे मंडळ आहे त्या मंडळामध्ये हाईवे पर ढाबे खुले रहेंगे, बांधकाम कामगार जे आहेत बैंक में कामकाज जारी रहेगा। हे 1500 रुपये आपण अर्थसहाय्य देतोय प्रत्येकी, म्हणजे त्याच्यामध्ये साधारणतः 12 लाख पुन्हा लाभार्थी आहेत जे आपल्याकडे नोंदणीकृत आहेत। हे 1500 रुपये आपण त्या बांधकाम कल रात 8 बजे से ब्रेक द चेन मुहिम की शुरुआत हो रही है। घरेलू कामगार, ई कॉमर्स और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। घरेलू कामगार जे नोंदणीकृत घरेलू कामगार आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा आपण एक निधी देतो आहोत। म्हणजे हा सुद्धा एक मोठा वर्ग आहे तसा जो नोंदणी। धारा 144 लागू कर दी जाएगी। त्याच्यानंतर आता पुन्हा बिना जरूरत कोई भी तळहातावरती मूव नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकल सकता। वर्ग आहे। जो रेस्टोरेंट हैं वो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक खुले रहेंगे। अधिकृत फेरीवाले आहेत। या फेरीवाल्यांना सुद्धा आपण एका वेळचे 500 रुपये प्रत्येकी देतो आहोत।
फेरीवाल्यांसाठी जे अधिकृत नोंदणीकृत आहेत फेरीवाले त्यांना देतो आहोत. आणि हे जे देणं आहे हे या फेरीवाल्यांची स्वनिधी योजनेत बँकांकडे नोंदणी असल्यामुळे बँकांमार्फत हे त्यांच्या बँकेत हा जो काही निधी आहे तो त्यांना हस्तांतरण दिलं. ह्याच्यामध्ये जवळपास 5 लाख लाभार्थी आहेत. तसंच आपले रिक्षा चालक आहेत, कारण सगळंच बंद केल्यानंतर रिक्षा चालकांनी काय करायचं, तर ह्याच्यामध्ये सुद्धा जे परवानाधारक रिक्षा चालक आहेत त्या रिक्षा चालकांना सुद्धा एका वेळेचं आपण 1500 रुपये हे देतो आहोत. आता याच्यामध्ये सुद्धा साधारणतः 12 लाख लाभार्थी आहेत. म्हणजे तुम्ही बघत जा, न्यूज़पेपर, 7 कोटी, मैगजीन, 12 लाख, इन सब चीजों की डिलीवरी घर पर होती रहेगी पहले की तरह. करतो आहोत. माझ्या आदिवासी समाजासाठी सुद्धा खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब आपण एका वेळेचं सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, सहाय्य देतोय. ह्याच्यामध्ये सुद्धा आता लाभार्थी ड्रामा थिएटर, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे, अम्यूजमेंट पार्क, असेल तेवढं करतो आहोत. वीडियो गेम पार्लर्स बंद रहेंगे, वाटर पार्क बंद रहेगा, क्लब, स्विमिंग, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. ह्या टाळेबंदी हा शब्द वापरायचा न वापरायचा पण ही जी काही निर्बंध आहे, फिल्म की शूटिंग, सीरियल की शूटिंग, विज्ञापन की शूटिंग बंद रहेगी. रजिस्टर्ड फेरी वालों को आर्थिक मदद देंगे. औषध खरेदी आली, व्हेंटिलेटर्स खरेदी करणं आलं, सुविधा आली, वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क बंद रहेंगे. तर त्याच्यासाठी आपल्या जिल्हाधिकारी त्यांना काही पैसे आपल्याला त्यांच्याकडे देऊन ठेवावे लागतात की सभी शॉप्स, मॉल, शॉपिंग सेंटर आणि काही गरज जिसमें आवश्यक चीजें नहीं मिलती हैं वो बंद रहेंगी. करता येणं आवश्यक आहे. पब्लिक प्लेसेस जिसमें बीचेस हैं, गार्डन है, खुली जगह है जहां लोग जाते हैं वो बंद रहेंगे. साठी म्हणून बाजूला करून ठेवतात. म्हणजेच काय की आपण हा सगळा जर का जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो बंद रहेंगे. हे सगळं आपण करण्यासाठी जवळपास 5400 कोटी रुपये आपण हे विविध और वो आधार देतो मिळतो. तुम्ही नुसती मदत नाही पण एक निजी वर्कशॉप जो है वो खुले रह सकते हैं जहां बाहर के लोग नहीं आते हैं. कोविड वाढू नये, वाढलाच तर औषध उपचार और ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपण एवढे वैक्सीनेशन करवा लें. आणि म्हणून मला असं वाटतं बांधवांनो आणि भगिनीनो, मी सगळी परिस्थिती आहे ही आपल्या हेयर सलून बंद रहेंगे, ब्यूटी पार्लर्स भी बंद रहेंगे. आपल्याला सांगितलेली आहे, बिकट आहे. पुन्हा एकदा सांगतो, साधारणतः आपल्या राज्याची और जो स्टाफ इनमें काम करता है वो सभी वैक्सीनेशन करवा लें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक, जिससे ऑक्सिजनचा फक्त आणि फक्त कोविड आगे उन्हें खोला जा सके. रुग्णांना ज्यांना ऑक्सिजन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे. श्वास घ्यायला त्यांना त्रास होतोय, 12वीं का जो एग्जाम है उसे आगे बढ़ाया जा चुका है. की श्वास रोखला जातो म्हणजे काय होतंय, घुसमटणं म्हणजे काय आहे. और आगे अगर एग्जाम होगा त्यांचा तो श्वास परत जो भी वहां जाएगा पहुंचेगा वो अपनी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर पहुंचेगा अगले 48 घंटे की. संख्येने जर रुग्णवाढ 5,500 करोड़ आर्थिक पैकेज, ऑक्सिजन हा येत्या काही मदद, दिवसात संपल्याशिवाय राहणार. मंदिरों में भक्तों के आने की पाबंदी है. रेमडेसिवीरची गरज आहे. पुजारी पूजा करेंगे लेकिन भक्त नहीं होंगे. सभी धार्मिक स्थलों पर बाहर के लोग नहीं आएंगे. आपल्याला कल्पना आहे आपल्या पार्क और बीचेस भी बंद कर दिए गए. रेमडेसिवीर इंजेक्शन वापरले जातात साधारणतः 40 ते 50 हजार, म्हणजे 40 ते 50 हजार सरासरी रोजची आजची आपली रेमडेसिवीर इंजेक्शनची ही मागणी आहे, गरज आहे. आता तुम्ही विचार करा, आजच्या घडीला रेमडेसिवीर थोडंसं कमी पडतंय, त्याची आपण हे करतोय, सोय केलेली आहे, येत्या काही दिवसात ते नियमित होईल. पण जर काही रुग्णसंख्या, रुग्णवाढ अशीच राहिली याच धारा 144 लागू होगी, नाइट कर्फ्यू लागू होगा जो दुप्पट होणार आहे. रात 8 बजे से तिकडे 1 लाख होणार आहे. 1 लाख म्हणजे अजून 14 अप्रैल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक होगा. बड़ी चीज ये, रात 8 बजे से ये कर्फ्यू लागू होगा. कुठेही लफवा छपवी नाही, कुठेही 14 अप्रैल से 1 मई तक. बड़ी चीज ये, 14 अप्रैल से 1 मई तक ये नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा है जो रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा. की जगभराचा जो अनुभव आहे, धारा 144 लगा दी गई, यानी कहीं भी आप भीड़ नहीं लगा सकते. वाढवणं मात्र त्या 4 से 5 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं. थोडीशी एक मध्ये आपल्याला संधी लागते. ती संधी आणि ही कोई संधी तोडण्यासाठी बिना जरूरत बाहर नहीं निकल सकता है. निर्बंध स्वीकारावे लागतात. हे पूर्ण जगाने आता स्वीकारलेलं सत्य आहे. सार्वजनिक स्थान, हात जोडून विनंती आहे, सर्विस की कोई जगह ये सब बंद रहेंगी. ही एकतर्फी टाकलेली नाहीये. जो इसेंशियल कैटेगरी में है, जो आवश्यक सूची में है, जरूरत की चीजें सिर्फ वही खोली जाएंगी. बड़ी चीज ये है कि कल रात परिस्थिती नाही आहे.
8 बजे से सुबह 7 बजे तक सब बंद रहेगा। समर्थपणाने ह्याचा मुकाबला करतो आहोत। आजपर्यंत जे सहकार्य आपण मला और केलं, जो सर्विस मला आपल्या कुटुंब आवश्यक सूची में है वो चलेगी भी, वो सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चलेगी। पुन्हा सांगतो, टीका करणारे किती करत असले तर जो त्याची पर्वा न करता आवश्यक सूची में है उसमें हॉस्पिटल है, त्या बांधिलकीला लैब्स हैं, क्लिनिक्स हैं जहां आपको वैक्सीनेशन करवाना है वो जगह है, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिसेज हैं, सर्वांच्या हितासाठी ही निर्बंध मेडिकल स्टोर हैं थोडीशी लादत आहे, कृपा करा। और दूसरे मेडिकल और हेल्थ से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं। सहकार्य करा। मैन्युफैक्चरिंग यानी जहां लढाई उत्पाद तैयार होता है उससे जुड़ी हुई चीजें, उसके वितरण से जुड़ी जगह, नाही तर मी पुन्हा एकदा डीलर्स, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन, इन्हें इजाजत दी गई है। लढाई जिंकायचीच या जिद्दीने पुन्हा एकदा सैनिटाइजर, मास्क, मेडिकल इक्विपमेंट, भगाव रॉ मटेरियल यूनिट हे करावं लागेल। और सपोर्ट सर्विस इन्हें इजाजत दी गई है। सहकार्य या वेटरनरी सर्विस, सर्वांना धन्यवाद। एनिमल केयर हेल्थ, जय महाराष्ट्र। एनिमल केयर शेल्टर, पेट फूड शॉप खुले रहेंगे। ग्रोसरीज, वेजिटेबल शॉप्स, फल के दुकानदार, दूध की दुकान, बेकरी, कन्फेक्शनरीज ये खुली रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में कल से नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा है। हमारे साथ सीधे मुंबई लिए चलते हैं, सीधे मुंबई लिए चलते हैं। आइए हमारे साथ शिखा और अलीशा जुड़ रही है मुंबई से। अलीशा और शिखा, बड़ी खबर यह है, हमारे साथ दोनों हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि मुंबई में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है जो रात से शुरू होगा। अलीशा कुछ बोल रही जी? अलीशा, देखिए बिल्कुल सुहेल, जहां पर हम देख रहे हैं कि जहां खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य को संबोधित किया और खास तौर पर फिलहाल महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, जिसको देखते हुए सबसे अहम सेक्शन 144 जो है वो पूरे राज्य में, पूरे महाराष्ट्र राज्य में इम्पोज कर लिया गया है। यानी कल रात 8 बजे से लेकर इंपॉर्टेंटली कल से जो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो कल रात के 8 बजे से शुरू होंगे। वहीं पर जो सेक्शन 144 इम्पोज कर लिया गया है वो साथ ही सुबह के 7 बजे से लेकर रात शाम के 8 बजे तक ये सेक्शन 144 रहेगा। यानी सिर्फ आवश्यक जो चीज़ें हैं यानी एसेंशियल सर्विसेज जो है वो शुरू होंगे। साथ ही कोई भी शख्स जो है, कोई भी मूवमेंट जो है, अननेसेसरी मूवमेंट को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया है। हालांकि लोकल्स बस जो है, प्राइवेट जो जितने बस और गाड़ियां रहेगी वो शुरू रहेगी, पर सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए, जिसमें बैंक के सेक्टर्स हो या फिर डॉक्टर्स हो, हेल्थ सेक्टर्स के जितने भी लोग हो, मीडिया पर्सन जो हो, इन्हीं लोगों को सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के दौरान ही मूवमेंट अलाउ किया गया है। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये साफ तौर पर एक विनती लोगों से की है कि वो अपने घरों पर रहे, क्योंकि जो कोविड-19 का युद्ध है उससे इस समय फिर से लड़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पर फिर से जो शुरुआत है वो फिर से एक वेव दिखाई दे रहा है, जिससे लड़कर कहीं ना कहीं पर महाराष्ट्र जो है वो एक अच्छे पड़ाव पर जा रहा था, लेकिन फिर से लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर दिखाई दी है। बेशक ये लापरवाही है जिसकी वजह से इतना ज्यादा कोरोना तेजी से बढ़ा। अलीशा आपके पास आएंगे, हमारे साथ शिखा भी लगातार मुंबई से बनी हुई है। शिखा, जरा तस्वीरें दिखाएं, क्या मुंबई की सड़कों पर उतनी चहल पहल है? क्योंकि कल जब कर्फ्यू लग जाएगा 8 बजे से, तो ये जो एसेंशियल सर्विस छोड़ दें उसके बाद लोगों का मूवमेंट नहीं होगा। शिखा। बिल्कुल सोहेल, देखिए 2 दिन का लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया था, नाइट कर्फ्यू भी चल रहा था, लेकिन महाराष्ट्र की सड़कें आज आप देखिए, मैं तस्वीरें दिखाऊंगी आपको, इस समय नाइट कर्फ्यू के बावजूद लोग उसी रफ्तार से दौड़ रहे हैं, यानी कि मुंबई लगभग उसी रफ्तार से दौड़ रही है। इसीलिए उद्धव ठाकरे जिन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन ये इसे कंप्लीट लॉकडाउन मत मानिए, लेकिन फिर भी ये लगाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि ब्रेक द चेन मुहिम जो है उसके साथ ही ये कोरोना जो है उसको मात दी जा सकती है, क्योंकि चेन को ब्रेक करना ही होगा। इसीलिए देखिए एसेंशियल सर्विसेज जो है वो तो रहेंगी ही, लेकिन धारा 144 जो लागू की गई है ये बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात है। सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक धारा 144 लागू की गई है, यानी कि ज्यादा 2-3 से ज्यादा लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकेंगे।
जो बैंक्स है वो खुली रहेंगी, साथ ही साथ एसेंशियल सर्विसेज है हम वहां वो लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी कोई भी बाहर नहीं निकल सकेगा। इसीलिए यहाँ पर ये तमाम चीजें। लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरें में दिखाना चाहूंगी सोहेल की, देखिए लोगों को खुद भी इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी, समझना होगा कि हम खुद ही इस चीज से निपटे, यानी कि कोरोना से निपट सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है उद्धव ठाकरे ने कि जितनी भी चीजें हैं, यानी कि रेलवे, बस, ऑटो, एयरलाइंस, ये सभी खुली रहेंगी। आरबीआई और बैंक, सभी ई कॉमर्स बिजनेस, ये सभी खुले रहेंगे। मेडिकल सर्विस, ट्रांसपोर्ट, ये सब खुले रहेंगे। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेंगे, लेकिन वो भी इमरजेंसी के लिए ही रहेंगे। यानी कि ये जो चेन है उसको ब्रेक करना जरूरी है, इसलिए महाराष्ट्र में 1 मई तक के लिए ये लागू किया गया है। शिखा, अलीशा दोनों हमारे साथ लगातार बने रही है। ये बहुत बड़ी खबर है, इस लिहाज से भी बड़ी खबर है क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हालात खराब हो रहे हैं, महाराष्ट्र में सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही निकलने की इजाजत है, गैर जरूरत निकलने की इजाजत नहीं है। कौन सी बड़ी बातें जल्दी से बता दें। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बेशक न लगाया गया हो, लेकिन हालात खराब हो रहे हैं, दूसरे राज्यों को इशारा है। बड़ी बात यह है कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। कल रात 8 बजे से कर्फ्यू होगा, सुबह 7 बजे तक, 6 बजे तक। इसके अलावा कल से महाराष्ट्र में धारा 144 यानी भीड़ आप नहीं लगा सकते हैं। महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इन पाबंदियों को आगे वक्त के साथ और बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ब्रेक द चेन की शुरुआत करेंगे कि ये जो कोरोना की चेन है इसे कैसे तोड़ा जाए। रेस्टोरेंट सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे। होम डिलीवरी जारी रहेगी, रेस्टोरेंट में आप बैठ नहीं सकते हैं। सिनेमा हॉल, पार्क, क्लब बंद रहेंगे और फेरी वालों को आर्थिक मदद दी जाएगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, बड़ी खबर यह है, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, पुजारी वहां जाकर सिर्फ पूजा पाठ कर सकते हैं। सैलून, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, बड़ी खबर ये आपको बता दें। और परीक्षा के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी होगी आने वाले वक्त में। मंदिर में भक्तों को इजाजत नहीं दी जाएगी, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ये बड़ी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़े पॉइंटर्स हैं जो उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया। लेकिन तस्वीरें अगर दिखा सके हम आपको, तस्वीरें हम दिखा सकें कि महाराष्ट्र में ये हालात पैदा क्यों हुए, क्यों महाराष्ट्र में हालात पैदा हुए, तो तस्वीरें देखिए जरा। दादर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खचाखच भीड़, खचाखच भीड़। और ये जो भीड़ है, यही भीड़ दरअसल महाराष्ट्र को, मुंबई को लॉकडाउन, न सिर्फ लॉकडाउन बेशक न लगा हो, लेकिन इसे आप आधा लॉकडाउन जरूर कह सकते हैं। जिस तरह के हालात मुंबई में बने हुए हैं, देखिए ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इस भीड़ की वजह से दरअसल लॉकडाउन की परिस्थितियां के हालात पैदा हुए हैं। बेशक लॉकडाउन नहीं, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। अलीशा हमारे पास आए। अलीशा हमारे साथ बनी हुई लगातार। अलीशा, हम तस्वीरें दर्शकों को अभी दिखाएंगे, अगर हम दिखा सकें। पलायन की स्थिति तो नहीं पैदा हो जाएगी, क्योंकि अगर सिर्फ जरूरी चीजें ही चलेंगी तो जो लोग वहां उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं उनके लिए रोजगार, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें वो कैसे संभव होगा उन तक पहुंचे? देखिए सोहेल, इसको देखकर खुद जो है एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जहां पर उन्होंने राज्य को संबोधित किया है और वहीं पर लेकिन तस्वीरें जरूर जाहिर सी बात है, क्योंकि आज खुद मैं लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स में जहां मौजूद थी और वहीं पर पलायन के लिए लगातार जो माइग्रेंट लेबर्स है उनकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी थी। हमने जिन लोगों से बात की उनका ये कहना कि अब मुंबई में जहाँ तक नाइट कर्फ्यू लगे हुए हैं और वहीं पर वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उनका बिजनेस नहीं चल रहा, जिसकी वजह से वो फिर से अपने गाँव, अपने राज्य जाना चाहता है। यानी जो तस्वीरें पिछले साल हमने देखी वो फिर से यही तस्वीरें दर्शा रही है कि लोगों को जो है यहाँ तक रुकना, यहाँ पर रुके, थोड़ी देर सब्र रखे, ये ना करते हुए लोग जो है वो फिर से अपने राज्य में भागने के, पलायन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यानी एक तरफ तस्वीरें और खास तौर पर सोहेल फिर से देखी, क्योंकि एक तरफ जो वीकेंड लॉकडाउन था, उस वीकेंड लॉकडाउन के बाद जो 24 घंटे का जो कोविड-19 के रिपोर्ट आए थे, जिसमें 51,000 जो रिपोर्ट है कोविड-19 के केसेस सामने आए थे। लेकिन जैसे ही आज सोमवार हो गए, सोमवार के दिन जैसे सभी चीजें शुरू हो गई थी, जिसके बाद आज का अगर 24 घंटे का रिपोर्ट देखा जाए जिसमें 60,000 से ज्यादा कोविड-19 के केसेस है। अलीशा, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। एक तरफ लो परल के दिखाना चाहेंगे। जी दिखाइए ये लोग क्या कर रहे हैं अलीशा, जो हम देख रहे हैं। आपको लो परल के मार्केट के दिखाए। देखिए
जी। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सुहेल, ये तस्वीरें जहां तक दिखा जाए जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि लगातार महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव जी, ठाकरे जी। वो बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि लॉकडाउन लगाना ये एक पर्याय नहीं है, पर अगर लोगों तक कोई ऑप्शन ना छोड़ा जाए, लोग जी, अगर जी, कोई जी, ऑप्शन जी। ना छोड़ा जाए तो बड़ी उसके बात बाद ये यही है चीज़ जी होगी। और जी, इसके अलीशा बाद हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आएंगे। शिखा हमारे साथ बने रहिए, जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। आइए आपको बताते हैं, लॉकडाउन बेशक ना हुआ हो, लेकिन जो नाइट कर्फ्यू है उसका क्या असर पड़ रहा है, क्या लोग पलायन की स्थिति पैदा हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा। क्या ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं स्टेशन के बाहर की तस्वीरें, और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ मुंबई की जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें पलायन की हैं, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीरें ये बता रही हैं कि दरअसल हालात क्या है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में डर और खौफ दरअसल था, लोगों को लग रहा था आज लॉकडाउन लगाया जा सकता है और उस परिस्थिति में उनका रोजगार छिन जाएगा। इसलिए देखिए यहां से यहां तक कितनी लंबी भीड़ है, लोग कतारों में लगे हैं घरों को वापस जाने के लिए। जरा जल्दी से रिपोर्ट देखिए, उसके बाद शिखा के पास वापस चल रहे हैं। इतने भी पैसेंजर मेरा टिकट है, रेल परिसर से बाहर चले जाए। रोजी रोटी पर संकट, मुंबई से पलायन हुआ तेज। दिल्ली से भी लौटने लगे लोग। ये मुंबई की तस्वीरें हैं। मुंबई में हालात पिछले साल जैसे ही बन गए हैं। लोग कोरोना के डर से मुंबई छोड़कर जाने लगे हैं। जहाँ 24 घंटे में 51,000 केसेस जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में रिपोर्ट की गई, वहीं पर सीधे तस्वीरें हम आपको लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स की बताएंगे, जहाँ पर हजारों की तादाद पर यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो फिर से वही सिचुएशन को फिर से दोहरा रहे हैं जो हमने पिछले साल में देखा। दिल्ली के आनंद विहार की तस्वीरें भी अब डराने लगी हैं। आनंद विहार बस अड्डे पर मजदूरों का जमावड़ा लगने लगा है। हमको ही बोल रहा है लॉकडाउन लगने वाला है, कि वहाँ जा रहे थे तो वहाँ भी बोल रहे कि जा भाग जाओ यहाँ से, सब भगा रहे हैं। और इधर लॉकडाउन लगने वाला है तो इसलिए जा रहा हूँ। ये जब तक हटेगा नहीं तब तक नहीं है। पेट्रोल बाकी ये मार्केट है। हालांकि कोविड का थोड़ा असर तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये दुकानदार लोग हैं, थोड़ा सा उस तरह का डर जो है लोगों में मास्क पहनने को लेकर नहीं दिख रहा है। पलायन की बड़ी वजहों में एक ये कि मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। दिल्ली के शिव विहार लेबर चौक पर खड़े इन मजदूरों को खुद सुनिए। जी अभी जैसे पहले हो रहा था उस तरह अब नहीं हो रहा है। हाँ। 1 महीना पहले खूब बढ़िया चल रहा था, उस वजह से अभी नहीं चल रहा है। तो लोग क्यों नहीं आ रहे, क्या लग रहा है? वही कोरोना के डर से। काम है नहीं है तो कोरोना होने वाला है, इसलिए लोग डर के मारे भाग गए मजदूर लोग। अभी तो जो चल रहा है, अभी तो हर इंसान कोरोना की वजह से आदमी घरों में से निकल भी नहीं रहा है। लॉकडाउन की आशंका हो, कोरोना का भी डर हो और मजदूरों को काम न मिले तो आखिर गरीब मजदूर क्या करें। और आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ये हालात पैदा क्यों हुए। महाराष्ट्र के अंदर ये वजह है हालात पैदा होने की। देखिए जरा, 9 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। 9 अप्रैल को देखिए हालात क्या थे, केसेस क्या थे, 58,992 केसेस। उसके अलावा आप देखिए 10 अप्रैल को क्या हालात थे, इसके बाद 11 अप्रैल को क्या हालात थे और 12 अप्रैल को क्या हालात थे। ये वजह है दरअसल महाराष्ट्र में लॉकडाउन की सबसे बड़ी वजह यही है। लेकिन इसके अलावा मैं अगर आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि हालात सब जगह खराब हो रहे हैं, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद आपको खौफजदा करना नहीं है, मेरा मकसद आपको आगाह करना है, मेरा मकसद आपको सावधान करना है। क्योंकि ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीरें देखने के बाद हर कोई हिल गया। ये देखिए एम्बुलेंस गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए लाइन से एम्बुलेंस जो मैं आपको, ये इधर काउंटडाउन चल रहा है, कितनी एम्बुलेंस खड़ी है, 9 10 11 12 13 14।
ये लगभग 18 से 19 एम्बुलेंस एक कतार में खड़ी हुई भी है, 12 हुई है। देखिए 13, 14, 15। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं तस्वीरें? दिखाने का मकसद है अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं, अहमदाबाद के सबसे बड़े अस्पताल की तस्वीरें। देखिए यहां से वहां तक अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लाइन लगी है, लेकिन पेशेंट्स के लिए अस्पताल में जगह नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अस्पताल में जगह चाहिए, बेड चाहिए, तो कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। लंबी कतार है लेकिन अस्पताल में बेड खाली नहीं है। देखिए जरा रिपोर्ट। अहमदाबाद की इस तस्वीर को देख लीजिए। रात का वक्त है और अहमदाबाद के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतार लगी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। अस्पताल के बाहर मरीज इंतजार कर रहे हैं और ये हाल अहमदाबाद के सबसे बड़े कोविड अस्पताल का है, जहां पर 1200 बेड्स फुल हो चुके हैं। मरीजों को एम्बुलेंस में बाहर ही रोका गया। हालात इतने खराब हैं कि एम्बुलेंस में ही मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। तो आपने देखा एम्बुलेंस की लंबी कतार है, लेकिन अंदर अस्पताल में बेड खाली नहीं है। 1200 बेड्स का अस्पताल है और एक बेड नहीं है। तस्वीरें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन एक और रूह कपा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ आपको सावधान करना है कि अगर सावधानी बरती, मास्क लगाया, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया, 2 गज की दूरी बनाए रखी, तो इस स्थिति में कोई नहीं पहुंचेगा। देखिए जरा, हिला देने वाली तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। देखिए रिपोर्ट। पापा, 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 कोरोना से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इलाज की आस में ही मरीज दम तोड़ रहे हैं। इंदौर के इस अस्पताल की तस्वीर देख लीजिए। देखिए इस मरीज की सांसें कितनी तेजी से चल रही हैं। काफी देर तक यही सिलसिला जारी रहा। परिजन अस्पताल के गेट पर बेड का इंतजार करते रहे और उधर मरीज जिंदगी की जंग हार गया। अब एक और तस्वीर देखिए। ये एम्बुलेंस भी अस्पताल के बाहर काफी देर से खड़ी है, लेकिन बेड मिलने से पहले ही मरीज ने दुनिया को छोड़ दिया। पापा, पापा, रुको यार, पापा, पापा। तमाम अस्पतालों में कुछ ऐसे ही हालात हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या परेशानी बढ़ा रही है। पापा। हिला देने वाली तस्वीरें थी ये। सिर्फ मकसद है आपको सावधान रखना। आपको आंकड़े दिखाने जा रहे हैं, मौत का ग्राफ कैसे लगातार हर रोज बढ़ रहा है। देखिए जरा, ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए 13 अप्रैल को 904 केस सामने आए हैं। उसके अलावा 12 अप्रैल को 914 मौत हुई है, 11 अप्रैल को 839 मौत और 10 अप्रैल को 827 मौत। यानी अगर आप देखें तो यहां से देखें, ये जो आंकड़ा है देखिए 904, 914, 839, 827, ये लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। ये बता रहा है कि हमें ये मौत का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, ये बता रहा है कि आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हमें ये एहसास कराती हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको रांची की दिखा रहा हूं। रांची के शमशान घाट में देखिए, दरअसल अंतिम संस्कार की जगह नहीं है। शमशान घाट इस तरह से भर गया है, इतने लाशें पहुंच रही हैं कि अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं है। लाशों को बाहर रखकर, शमशान घाट के बाहर रखकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। देखिए जरा रांची से ये दर्दनाक रिपोर्ट। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। रांची के शमशान घाट में अंतिम संस्कार तक के लिए जगह नहीं बची। जहां तक नजर जा रही है, जलते हुए शव नजर आ रहे हैं।
खुले में सड़क पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहां तक हालात इतने खराब हैं कि हरमू मुक्ति धाम की पार्किंग तक को अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुक्ति धाम में आने वाले शवों की तादाद हर रोज बढ़ रही है। हर दिन के साथ नया आंकड़ा सामने आ रहा है। तो आपने देखा शमशान में भी जगह नहीं मिल रही है, कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है। शमशान में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, वहां अंतिम संस्कार की जगह नहीं तो शमशान के बाहर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। इतनी डरा देने वाली खौफनाक तस्वीरें। एक और तस्वीर देखिए जरा, सूरत की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये चिमनी है, ये चिमनी तक पिघल गई है। ये चिमनी की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, शव गृह की चिमनी पिघल गई है। ये तस्वीरें सूरत से आई हैं। ये देखिए, ये इतने क्रीमेशन हो रहे हैं, इतने अंतिम संस्कार हो रहे हैं कि ये चिमनी जो मेटल की होती है वो भी पिघल गई है। हालात इस तरह के बन गए। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, दरअसल एक और खबर आपके लिए कि लक्षण जो कोरोना के वो आपके लिए जान लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है, तो उनमें दरअसल कौन कौन से सिम्टम्स हैं वो कोरोना की तरफ इशारा करते हैं। मैं अगर आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाऊं, दूसरी वॉल पे मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफिक्स के जरिए कि कोरोना के लक्षण क्या हैं। इन लक्षणों को पहचान लीजिए। पहला, सुनाई नहीं दे रहा है, यानी अब जो कोरोना का नया सिम्टम है उसमें बहरापन है, सुनाई नहीं देगा। दूसरा सिम्टम है पेट खराब, डायरिया की बहुत शिकायत मिल रही है। तेज बुखार, पहले कोरोना में लगभग 101 बुखार होता था, अब तेज बुखार की शिकायत मिल रही है। इसके अलावा मैं बताऊं, मुंह में अल्सर की भी खबर मिल रही है, यह भी सिम्टम में शुमार है। आंखों में जलन भी कोरोना का लक्षण है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जल्दी से अगर इसे पलटे, जीभ पर चकत्ते पड़ रहे हैं, यह भी कोरोना के लक्षण में है। त्वचा में संक्रमण यानी इन्फेक्शन हो गया स्किन में, यह भी कोरोना का एक सिम्टम है। मांसपेशियों में दर्द, यह भी कोरोना के लक्षणों में शुमार है। तो ये कोरोना के लक्षण मैंने आपको बताया। अगर ये लक्षण है तो जरूरी है टेस्ट कराना, डॉक्टर से मिलना और डॉक्टर को दिखाना, ये लक्षण में शुमार है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, रायपुर से एक तस्वीर सामने आई है। रायपुर की जो तस्वीर है वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, रायपुर में देखिए लाशों का ढेर, 1 2 3 4 5 6 7, ये लाशों का ढेर अस्पताल के बाहर लगा है, यानी जगह नहीं है अस्पताल के अंदर। आप अंदाजा लगा सकते हैं हालात क्या है। 6 7 8, ये लगभग 9 डेड बॉडीज अस्पताल के बाहर पड़ी हैं। अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं हालात क्या होंगे। ये देखिए, ये 9 डेड बॉडीज अस्पताल के बाहर पड़ी हैं। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है, सावधानी के अलावा कोई बचाव नहीं है कोरोना से। देखिए जरा रिपोर्ट। ये डरा देने वाली तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर की हैं। जहां तक नजर जाती है लाशों के ढेर लगे हैं, लाशों का अंबार लगा है। लाइन से स्ट्रेचर पर अस्पताल के बाहर शव रखे हुए हैं। रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हर रोज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फ्रीजर तो छोड़िए, मॉर्चरी में भी अब शव रखने की जगह नहीं बची। स्ट्रेचर से लेकर फर्श तक शव ही शव नजर आ रहे हैं। मॉर्चरी के कर्मचारियों का कहना है कि हर रोज 50 से ज्यादा शव आ रहे हैं। लगातार बिगड़ रहे हालात पर रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठाए। तो न सिर्फ महाराष्ट्र के हालात खराब हैं, बल्कि हर राज्य के हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि जो लापरवाही हमने पिछले कुछ वक्त में बरती है वो डराने वाली। हमें शायद एहसास हो रहा था कि कोरोना चला गया है, भारत में कोरोना कमजोर था, अब कोरोना नहीं रहा, इसलिए लोगों ने मास्क हटाकर फेंक दिए, लोगों ने सैनिटाइजर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो खौफजदा कर रही है। हर राज्य में हालात क्या है, हर राज्य में गाइडलाइंस जारी की गई है। देखिए जरा रिपोर्ट। आदमखोर कोरोना ने आतंक मचा रखा है। दिल्ली से मुंबई तक और यूपी से मध्य प्रदेश तक हर कोई खौफ में है। इस आदमखोर वायरस ने एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए। दिल्ली में तस्वीर डराने वाली है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। पिछले 5 दिन के अंदर दिल्ली में नए केस लगभग दोगुने हो चुके हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम बेड्स की कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स को, सरकारी भी और प्राइवेट भी, कुछ हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने 100% कोविड डिक्लेयर किया है। कोरोना से महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में एक्टिव केसों की संख्या 5,65,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सभी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने चिंता बढ़ा रखी है। बिगड़ते हालात को देखते हुए यूपी में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू है। धार्मिक स्थल में 5 लोगों को इजाजत है। क्योंकि दूसरी लहर जो आई है पहले से खतरनाक स्थिति में आई है, तो हमें इसके प्रति और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है। कोरोना को लेकर शिवराज ने कई मंत्रियों को कोरोना नियंत्रण का प्रभार दिया है। सारे देश में कोविड पैर पसार रहा है और इसलिए युद्ध स्तर पर काम करना जरूरी है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आपको बता दूं कि एक अस्पताल जहां सब कोरोना पॉजिटिव हो गए, पूरा अस्पताल कोरोना पॉजिटिव हो गया है और माली कोरोना टेस्ट कर रहा है। दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, जानकारी आपको दे दें कि कोरोना प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक है। उन्हें क्या परहेज करने। गर्भवती महिलाओं में इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं ज्यादा खतरे में हैं। इसके अलावा आपको बताऊं, प्री मैच्योर बच्चे के जन्म का खतरा और ज्यादा है गर्भवती महिलाओं में। दूसरी लहर में तेज रफ्तार और ज्यादा असर है, इसलिए उन्हें ज्यादा चौकन्ना, ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि WHO ने सावधान रहने की हिदायत दी है प्रेग्नेंट महिलाओं को। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक और खबर आई है सांची से, जहां खबर यह है कि पूरा अस्पताल कोरोना पॉजिटिव हो गया। सारे डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए। हालात बद से बदतर हो गए हैं और इस अस्पताल में, अस्पताल का जो माली है, कोरोना के जो पेशेंट आ रहे हैं उनका टेस्ट अस्पताल का माली कर रहा है। देखिए जरा रिपोर्ट। पूरा अस्पताल कोरोना पॉजिटिव, सभी डॉक्टर्स कोरोना के शिकार। माली इकट्ठा कर रहे हैं सैंपल। मध्य प्रदेश के सांची की ये तस्वीरें किसी को भी हिलाकर रख दें। सांची के एक सरकारी अस्पताल में तकरीबन सारे डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालात ये है कि वहां माली को सैंपल इकट्ठा करने के काम पर लगाया गया है। दोनों को जोड़ के इसमें डाल। वो लगाया, आपको अनुभव है? ट्रेनिंग दी थी आपको? सभी को दी है। नहीं, लेकिन आप तो अस्थायी रूप से हैं, आप मतलब अधिकृत नहीं है। मगर जब कोई सबरे जब कोविड में हो गए, हाँ, कर्मचारी, तो किसी को तो आप परमानेंटली हैं या आपको बुला लिया जाता है? नहीं, परमानेंट नहीं, मैं पेड़ पौधों को कम करता हूँ। जी, पेड़ पौधों को कम करता हूँ मैं। यह हाल तब है जब यह सरकारी अस्पताल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के इलाके में पड़ता है। बताया जा रहा है कि मंत्री जी दमोह के उपचुनाव में व्यस्त हैं और जनता अपने हाल पर त्रस्त है। और सोचिए इस कोरोना की स्थिति में भी हालात क्या है। देखिए, आप देखकर चौंक जाएंगे, डर जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये बेंगलुरु की तस्वीरें। खचाखच भीड़, कदम रखने की जगह नहीं है। आप सोचिए, क्या इनमें से किसी को कोरोना का डर और खौफ नहीं है? इतनी तस्वीरें दिखाने के बावजूद जरा फुल स्क्रीन अगर हम ये तस्वीरें दिखाएं, बेंगलुरु की ये तस्वीरें हैं जो डरा रही हैं तस्वीरें। ये देखिए, कदम रखने की जगह नहीं, तिल रखने की जगह नहीं है। हालात ऐसे हैं बेंगलुरु के। तो इस पूरे कार्यक्रम में मकसद ये था इन खबरों के जरिए आपको ये बताना कि अभी भी वक्त है, जब तक सुरक्षित हैं सावधानी बरतिए और यही कोरोना से बचाव का इकलौता रास्ता है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही।